हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग विजन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वीडियो में पढ़ने पहले पढ़ चुके थे, एक पार्ट के अंदर प्रत्यय के कुछ प्रश्न। आज फिर से अपन प्रश्न कुछ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे एक साथी ने पूछा कि लय प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, तो मैं उसको थोड़ा सा वापस से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, लय प्रत्यय का मतलब होता है लाना, ठीक है, या फिर लाने वाला। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि एकल शब्द होते हैं ना, एकल शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द एक, यानी कि खूब सारे शब्द होंगे, उन शब्दों को समेट करके एक शब्द में लाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एकल शब्द। जैसे कि जिसके माता पिता नहीं हो, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन हो गई, और इसको अपने शब्द में क्या बोल देंगे? अनाथ। सही है, एकल। वैसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कुशल। कुशल किसे कहते हैं? जो कुश को ला सकता है। कुश का मतलब होता है एक प्रकार की घास होती है, डाब, ठीक है, जो उस कुश को ला सकता है उसको क्या बोलेंगे? कुशल। ठीक है, वैसे मंजुल, वैसे वत्सल। ठीक है, तो लय प्रत्यय का मतलब होता है लाना। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं मैं, जैसे कि बहुल। ठीक है, अब इस बहुल के अंदर भी लय है। अब इस बहुल के बाद में भाववाचक संख्या बनाने के लिए अपन या तो लिख सकते हैं इस शब्द को बहुलता। ठीक है, ये भी सही है। या फिर आप इसके अंदर ये प्रत्यय जोड़ सकते हो, और ये प्रत्यय के प्रभाव से ये ब हो जाएगा बा, हु, आधा ल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये बाहुल्य। ये भी सही है, लेकिन बाहुल्यता शब्द गलत है। या तो आप केवल ता प्रत्यय लगा दो, या फिर ये लगा दो, दोनों एक साथ नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे कि भारत एक हिंदू धर्म बाहुल्य देश है, यानी कि इसके अंदर भारत के अंदर खूब सारे लोग कौन से वाले हैं? हिंदू धर्म वाले। तो लय प्रत्यय का मैटर तो ये है। ठीक है, चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न नंबर 1। वापस से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पे है, नहीं है, संगत है, असंगत है, जो भी है ना, उसका ध्यान देखना आराम से। किसी शब्द में गर प्रत्यय नहीं है, ठीक है, उस शब्द को ढूंढना है जिसके अंदर गर प्रत्यय नहीं है। देखो, जैसे कि जादूगर, इसमें गर प्रत्यय दिख रहा है, बाजीगर, इसमें भी गर दिख रहा है, और कारीगर, इसमें भी गर प्रत्यय। लेकिन नागर शब्द, नागर शब्द के अंदर आपके ए प्रत्यय है। नागर में कौन सा प्रत्यय है? ए। देखो, मूल शब्द है ये नगर, नगर प्लस ए। इस ए प्रत्यय के प्रभाव से ये जो न है ये क्या हो जाएगा? ना। कल बताया था, पिछले वाली वीडियो बताया था कि ए का आ हो जाता है, तो नागर। नगर में रहने वाला, नगर से संबंधित कौन होता है? नागर। जैसे ग्राम का ग्रामीण होता है ना, वैसे। अच्छा, ए प्रत्यय संतान बोधक प्रत्यय है, संतान बोधक प्रत्यय, यानी कि ये किसी के वंश, ठीक है, किसी के कुल वंश और किसी के माता पिता को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मगध पर राज करने वाले, ठीक है, क्या कहलाए? मागध। तो मगध प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा? मागध। ठीक है, वैसे ही पांडु प्लस ए, पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव। ठीक है, कुरु प्लस है कौरव, रघु प्लस है राघव, लघु प्लस है लाघव। ठीक है, वैसे तो ए प्रत्यय संतान बोधक प्रत्यय है, तो इसके अंदर जो आपका सही उत्तर आएगा वो कौन सा होगा? नागर, क्योंकि इसमें ए प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। उस शब्द को बताना है जो प्रत्यय से निर्मित है, यानी कि 3 शब्द है जिसके अंदर प्रत्यय नहीं होगा, एक शब्द होगा जिसके अंदर प्रत्यय है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, अनुपात। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनुपसर्ग बताया था, अनुपसर्ग का मतलब होता है पीछे,
बाद में, ठीक है। जैसे कि अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला। अनुकरण, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वो दूसरा कर तो वो क्या कर रहा है, मेरा अनुकरण, ठीक है। अनुसार हो गया, अनुसरण हो गया, अनुकरण हो गया। अपेक्षित, यहाँ पे देखो ये शब्द है अपेक्षा, ठीक है, और इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपके अपेक्षित। तो यहाँ पे इत प्रत्यय है, यानी कि शब्द के अंदर क्या है, इत प्रत्यय। आंसर तो अपना ये आ गया। आगे देखो, अधिशेष में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अधिनियम, अधिकार, अधिशासी, अधिशेष। और अभियान, अभियान में कौन सा उपसर्ग है, अभि, जैसे कि अभियान हो गया, अभिमान हो गया, ठीक है, वैसे। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका अपेक्षित, क्योंकि इसमें इत प्रत्यय है, ठीक। प्रश्न नंबर 3 देखो, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। अच्छा, आपने पढ़ लिया होगा वैसे तो। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत का मतलब ही कार्य, ये क्रिया होती है, कार्य होता है, कार्य का मतलब होता है काम, ठीक है। इसको कृत प्रत्यय भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंत लगा हुआ, और इसको ये कृत प्लस अंत, ठीक है, ये व्यंजन संधि है तो ये तय किस में बदल जाएगा, द में, और ये हो जाएगा कृदंत, ठीक है। यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय उसको क्या बोलेंगे, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय में सही है, और कृदंत भी बोलते हैं इसको, यानी कि ये क्रिया शब्दों के बाद में लगने वाला प्रत्यय है। जैसे कि चलाऊ, चल प्लस आऊ, कमाई, कमा प्लस आई, सजावट है, सजा प्लस आवट। तो ये जितने मैंने शब्द बोले ये सब किस प्रत्यय के उदाहरण है, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। दूसरा प्रत्यय आता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आपके संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम और विशेषण, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में लगेगा वो प्रत्यय कहलाएगा तद्धित प्रत्यय, और जो क्रिया शब्दों के बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। पहली चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपन कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। देखो, बुराई, ठीक है। अब ये शब्द है बुरा, बुरा प्लस आई। अब ये बुरा शब्द है, ये है विशेषण, क्या ये, बुरा व्यक्ति, बुरा विचार, ठीक है, बुरा लड़का, बुरा ऐसे, और ये आई प्रत्यय है। तो आपका उत्तर तो मिल गया तद्धित प्रत्यय बुराई, सही है, क्योंकि ये बुरा क्या है, विशेषण। अब बाकी के ऑप्शनों को अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, सिलाई। ये बना है सिल प्लस आई से। ये सिल धातु है, मूल शब्द है सिलना, मतलब ये क्रिया होगी, ये ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते ही हैं। तो जैसे अपन इसको उठाएंगे तो ये सिल क्या बचाएगा, धातु, और इस धातु के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया, आई। तो ये सिलाई शब्द कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है, तद्धित का नहीं है। वैसे लड़ प्लस आई, लड़ाई, लड़ना क्रिया है और लड़ क्या है, धातु, तो लड़ाई भी क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय का उदाहरण। वैसे कटाई, काट, हाँ ये देखो, कटाई किसे कहते हैं, अपन काटते हैं उसको, तो ये होगा काट प्लस आई, ठीक है। बाकी बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पे। ये प्रश्न नंबर 4, यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है नहीं है, उस पर अच्छी तरह से गौर करना है, फिर पढ़ना है। यानी कि आपको वो सब ढूंढना है जिसके अंदर प्रत्यय ये नहीं है। देखो, तारुण्य, दर्शनीय, धैर्य और दाम्पत्य, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें नहीं है प्रत्यय, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा। अब देखो, ये प्रत्यय में फिर लिख रहा हूँ, ए प्रत्यय और आपका ए प्रत्यय और एक ई प्रत्यय है ना। ये क्या करते हैं, ये जो शब्द के प्रारंभ में अगर ए या फिर आ हुआ तो इसको बदल करके क्या कर देंगे, आ, ठीक है। इसका नियम है ये, ई बड़ी ई और ए हुआ तो ये इसको बदल के क्या कर देंगे, आई। अच्छा, आई की मात्रा ये होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऊ बड़ा ऊ और ओ हुआ तो ये इसको बदल करके क्या कर देगा, औ, इसकी मात्रा ये नियम। अगर इनमें से कोई प्रत्यय आएगा तो शब्द के प्रारंभ में
शब्द के प्रारंभ में इस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तारुण्य। तो ये शब्द बना है तरुण से, तरुण प्लस ये। अब ये त में ए छुपा हुआ है तो ये तो हो जाएगा ता, ये रू, और ये अण आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे स्वर होता तो पूरा हो जाता, जैसे कि ए में हुआ था, लेकिन ये व्यंजन है तो ये आधा हो जाएगा तारुण्य। तरुण का मतलब होता है युवा। ठीक है, और ये हो जाएगा तारुण्य शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं धैर्य। अब धैर्य का मतलब होता है धीरज, यानी कि ये बना है धीर प्लस ये प्रत्यय से, वापस से ई, तो ये आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। इसका क्लियर? ये रे आधा होकर के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, धैर्य। अच्छा, जिस अक्षर के ऊपर र होगा उसको पहले बोला जाएगा, जैसे कि क्या ये पर्व, पर्व, शर्मा, शर्मा, गर्व, गर्व। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये प्रत्यय है। नेक्स्ट बात करते हैं दाम्पत्य। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा गया है। देखो ध्यान से देखना है, पति और पत्नी। ठीक है, और दंपति, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। क्या होता है कि शब्द शुद्धि के अंदर कभी छोटी कभी मात्रा से पूछ ली जाती है। तो दंपति के अंदर जब ये प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा दाम्पत्य। ठीक है, ये देखा, इस देखा दा हो गया, तो इसके अंदर राइट आंसर ये हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, प्रायोगिक में प्रत्यय है, यानी कि प्रायोगिक शब्द है जिसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। देखो लास्ट में दिख रहा है इक, और इक प्रत्यय के प्रभाव से ये प्रयोग इक प्रत्यय है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्रायोगिक। ठीक है, प्रयोग शब्द के अंदर भी प्रयोग उपसर्ग है, मूल शब्द है योग। इसको अगर ढंग से तोड़ के देखें तो इसके अंदर से निकल के आएगा उपसर्ग प्रय, मूल शब्द योग, और प्रत्यय क्या है? इक, और ये शब्द बन जाएगा प्रायोगिक। ठीक है, तो इसमें इक प्रत्यय है। देखो क्या प्रत्यय नहीं है, गिक प्रत्यय होता नहीं है, इक प्रत्यय नहीं होता। प्रत्यय हमेशा लगभग 80% आपके स्वर से स्टार्ट होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ। तो इसके अंदर राइट उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 2। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, कौन सा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय से बना है? आ गया कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्द के बाद में लगने वाले होते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अलावा बच गए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। इसमें पूछा गया है कृदंत प्रत्यय। देखो शब्द है रंग और ईला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रंगीला। अब रंग कोई धातु थोड़ी है, क्रिया थोड़ी है। आगे देखो कलर है, बिकाऊ। अब ये बिकना क्रिया है। ठीक है, बिक प्लस आउ, तो ये वाला हो जाएगा आपका कृदंत प्रत्यय। ठीक है, वैसे ये है देखो ये दूध प्लस आरू, ये शब्द शुद्धि में आता है कई बार, या फिर प्रत्यय और मूल शब्द तोड़ करके पूछ लेना कभी तो दिक्कत हो जाएगी। देखो दूध में मात्रा बड़ी होती है, संस्कृत का शब्द है तत्सम दुग्ध, सही है, और इसका तत्व बनेगा दूध। ठीक है, दूध नहीं होता, दूध होता है, और दूध प्लस आरू हो जाएगा दुधारू। आगे बात करते हैं अपन कृपालु। तो कृपा भी क्रिया ही है। ठीक है, कृपा करना किसी पे, कृपा प्लस आलू, कृपा करने वाला कृपालु। तो ये
चलिए प्रश्न नंबर 6 देखो, कौन सा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय से बना है? ठीक है, यहाँ प्रत्यय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शब्द। थोड़ा लिखने मिस्टेक हो गया, यह शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे लगने वाले होते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगते हैं। तो आपका पहला शब्द है रंगीला, ये शब्द है रंग प्लस ईला। ठीक है, तो ये रंग संज्ञा हो गई, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इधर दुधारू, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये शब्द शुद्धि में आता है, ये शब्द गलत है। दूध नहीं होता, वो होता है दूध। ठीक है, और इसका तत्सम होता है दुग्ध, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसके अंदर आपके दूध प्लस आरू क्या हो जाएगा? दुधारू। और कृपालु, कृपा प्लस आलू, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, ये भी है और ये भी है। आंसर आ जाएगा आपका ये कृदंत प्रत्यय का। देखो ये है बिकना क्रिया। ठीक है, और इस ना बिकना क्रिया का ये ना प्रत्यय हटा देंगे तो धातु बच जाएगा, क्रिया को मौसम धातु बोलते हैं। और बिक प्लस क्या है? आउ, तो ये क्या हो जाएगा? बिकाऊ। तो आपका राइट उत्तर कौन सा होगा? बिकाऊ वाला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द के अंदर नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला है नाना, तो ये इसके अंदर ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय स्त्री बोधक प्रत्यय होता है। कौन सा? स्त्री बोधक, स्त्री का बोध कराना, जैसे लड़का लड़की, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, वैसे नाना नानी। वैसे जवान, जवान के अंदर ई प्रत्यय लगते क्या हो गया? जवानी। ठीक है, चीन, और ये ई प्रत्यय लगते क्या हो जाएगा? चीनी। लेकिन मोरनी शब्द के अंदर नी प्रत्यय है। मोरनी के अंदर कौन सा प्रत्यय है? नी। ठीक है, जैसे कि शेरनी, शेरनी, चोरनी, मोरनी। ठीक है, इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? वो शब्द ढूंढना है जिसके अंदर इत प्रत्यय नहीं है। देखो, अमित, फलित, पुष्पित और कंटकित, ये शब्द है फल। ठीक है, और इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है तो ये हो जाएगा फलित। ठीक है, पुष्पित, पुष्प प्लस इत, ये क्या हो जाएगा? पुष्पित। ठीक है, और ये है कंटक, जिसको कांटा बोलते हैं, कंटक प्लस इत, और ये हो जाएगा कंटकित। ठीक है, अच्छा शब्द पुष्प होता है, ये अपन फालतू के अंदर बोलते हैं इसे पुष्पा। ठीक है, ये शब्द होता ही नहीं है। वैसे सूर्य को क्या बोलने लगे? मूल शब्द ये है सही, और अपन इसको क्या करने लगे? सूर्या। सूर्या शब्द गलत है, ये भी गलत है। पुष्पा नहीं होता, पुष्प होता है फूल, प्रसून, सुमन, कुसुम, पुष्प। और ये सूर्य होता है, सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, ये वाला। तो सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है, पुष्प होता है वो। ठीक है, अब अमित शब्द है, इसके अंदर इत प्रत्यय नहीं है। अमित का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, युग सब चलते हैं, एक होता है अमित, मीत का मतलब होता है दोस्त, बंधु, सखा, सहचर, साथ साथ चलने वाला। और एक उपसर्ग है जो नेगेटिव सेंस देता है, जो मीत नहीं है, यानी कि शत्रु। तो अमित किसका प्रयोग हो जाएगा? शत्रु का, दुश्मन का, बैरी, अरि, रिपु। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका अमित। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो आगे और मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद।